30 साल की उम्र होने के बाद भी कोमल की शादी नहीं हो रही और उसकी वजह है कोमल का काला रंग। कोमल का रंग बहुत ही काला सांवला था। कोमल अपने माता पिता कुलदीप, दामिनी और उसके छोटे भाई बहन रिया और आलोक के साथ रहती है। रिया दिखने में बहुत ही गोरी खूबसूरत थी, पर बड़ी बहन की शादी ना होने से रिया की भी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन सवेरे हजारों रिश्ते आ रहे हैं कोमल के लिए, किसी भी रिश्ते में बात नहीं बन रही। कोमल के काले रंग की वजह से उसकी तो शादी नहीं हो रही, साथ में रिया बिटिया और आलोक की भी शादी हमें रोकनी पड़ रही है। पिताजी, आप मेरी शादी की चिंता छोड़ दीजिए, आप रिया और आलोक की शादी करवा दीजिए। हाँ, बहुत महान बनना है ना तुझे, अपने छोटे भाई बहन की शादी करवाकर सारे समाज में हमारी बेइज्जती करवाना चाहती है तू, ताकि लोग हमें तेरे नाम के ताने दे कि बड़ी बेटी घर में कुंवारी बैठी है और छोटे बच्चों की शादी हो गई। पता नहीं कहां से तू इस घर में पैदा हो गई। जब से तू पैदा हुई है ना कोमल, हमारे जीवन में बर्बादी ही बर्बादी हो रही है। सुनिए जी, अपने गांव के शामू भाई से कहिए कि चाहे लड़का लंगड़ा, लूला, अंधा, बहरा, शराबी ही क्यों ना हो, हमें सब चलेगा। बस कैसे भी करके हमें इस मनहूस कोमल की शादी करा के इसे इस घर से निकालना है। इतना कहकर दामिनी कमरे में चली जाती है। ये सुनकर कोमल रोने लगती है। पिताजी, जब कोमल दीदी की शादी नहीं हो रही है तो आप हमारी शादी करवा दीजिए ना। क्या कोमल दीदी की वजह से हम जीवन भर कुंवारे रहें? बेटा, अगर हमने तुम्हारी शादी करवा दी ना तो लोग हमें बहुत ताने देंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है कोमल दीदी। आपकी खुद की तो जिंदगी बर्बाद हो रही, साथ में आप हमारी जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो। रोज की तरह आलोक भी कोमल को खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। कोमल दीदी, आप इन सब की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये सब अपने मतलब के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। देखना, जब तक आपकी शादी नहीं होगी ना, तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगी। चलिए अब हम दोनों काम करते, वरना माँ फिर से आपको बातें सुनाएंगी। कोमल के परिवार में केवल रिया ही कोमल की हमदर्द थी। रिया हमेशा कोमल के आंसू पोंछकर उसे हिम्मत देती थी और बाकी सब कड़वी कड़वी बातें करके कोमल के दिल को छन्नी छन्नी कर देते थे। कोमल की अपने ही घर में हैसियत एक नौकर की तरह थी। दोनों घर के काम में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद रिया का पड़ोस के गांव के एक रमेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। रमेश के साथ उसके माता पिता दर्पण, सुजाता और बहन पायल थी। दामिनी बहन, हमें आपकी रिया बिटिया बहुत पसंद है। हम जल्द से जल्द रमेश और रिया की शादी करवाना चाहते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तभी दर्पण की नजर कोमल पर पड़ती है। ये आपकी बड़ी बिटिया है? जी, इसकी भी अब तक शादी नहीं हुई है। सुजाता, अपने बड़े बेटे राकेश के लिए ये सांवली कोमल सही रहेगी ना? हाँ, आप सही कहते हो। वैसे भी राकेश सारा दिन शराब के नशे में तो पड़ा रहता है, उसकी भी कहाँ शादी हो रही है। कुलदीप भाई, हमारा ना एक और बेटा है राकेश। वो गांव में ही छोटी मोटी मजदूरी करता है। क्या आप अपनी बेटी कोमल की शादी हमारे बेटे राकेश से करवा सकते हैं? ये सुनकर कुलदीप, दामिनी तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में रिया की शादी रमेश से हो जाती है और कोमल की शादी शराबी राकेश से हो जाती है। दोनों काली गोरी बहनें अपने ससुराल में चली जाती हैं। तभी पड़ोसन शीला आती है और दोनों बहुओं को देख कर कहती है, ये क्या सुजाता बहन, एक बहू चांद जैसी और दूसरी बहू रात जैसी। क्या करें शीला बहन, अब नसीबों में यही लिखा था। रिया का पति रमेश, जो पढ़ा लिखा एक कंपनी में नौकरी करता था, और कोमल का पति राकेश, जो अनपढ़ गांव में मजदूरी करता था और रात दिन शराब पीता था। कोमल कमरे में थी, तभी राकेश नशे में धुत कमरे में आता है और कोमल को बेरहमी से पीटने लगता है। क्या हुआ जी, मुझे दर्द हो रहा है। अरे काली कलोटी, तेरी बहन इतनी गोरी है और तू इतनी काले है। राकेश बेरहमी से कोमल को पीटने लगता है। काफी समय तक मार खाने के बाद बेचारी कोमल के शरीर पर लाल घाव के निशान पड़ जाते हैं। कोमल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी की पहली ही रात इतनी दर्दनाक होगी। अगले दिन, दीदी, आपके शरीर पर ये घाव के निशान कैसे? जीजू ने आपको मारा क्या? अगर मैंने रिया को इनकी शराब की और मारने की बात बता दी तो रिया इन सबको बहुत ही खरी खोटी सुना देगी और फिर मेरे कारण रिया का संसार भी खराब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं रिया, वो मच्छर ने काटा था ना,
उसके निशान हैं। सुनो ए काली कलूटी कोमल, चल जाकर सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर और बाद में पूरे घर की सफाई, बर्तन, झाड़ू, कपड़े और सब काम भी कर। दीदी मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अरे रिया बहू, तू क्यों काम करेगी? तू तो मेरी राजकुमारी है। तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। घर का काम करने के लिए ये है ना काली कलौटी कोमल। जैसा मायका था, कोमल के लिए ससुराल भी वैसा ही निकला। रिया अपनी बहन की बेइज्जती देखकर उदास हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रिया उस घर में रानी की तरह रहने लगी और कोमल बेचारी नौकरानी की तरह। एक दिन दोपहर में, जी सुनिए, कल रक्षाबंधन है, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना। मुझे अपने भाई के लिए राखी और कुछ सामान लाना है। चल निकल यहाँ से, आई बड़ी पैसे मांगने, भीख मांग जाकर। राकेश वहां से चला जाता है। अब किससे मांगू पैसे? कोमल कमरे से बाहर आती है। बाहर रिया सुजाता से पैसे मांग रही थी। माँ जी कल रक्षाबंधन है, मुझे अपने भाई के लिए राखी और पूजा का सामान भी लाना है। हाँ हाँ बहू, ये ले 5,000 रुपए और अपने भाई के लिए बढ़िया सी राखी लाना। धन्यवाद माँ जी, आप कितनी अच्छी हो। तभी कोमल भी सुजाता से पैसे मांगती है। चल भाग यहाँ से काली कलौटी, आई बड़ी पैसे मांगने वाली, भीख मांग जाकर। ये देखकर रिया दुखी हो जाती है। तभी सुजाता रिया को लेकर बाजार चली जाती है और कोमल अपने कमरे में आती है और अपने पास रखे 50 रुपए लेती है। 50 रुपए में क्या आएगा? मेरे भाई के लिए मैं बढ़िया सी राखी लाना चाहती थी। कोमल 50 रुपए लेकर बाजार जाती है और अपने भाई के लिए राखी और थोड़ी मिठाई ले आती है। अगले दिन रक्षाबंधन के दिन आलोक रिया और कोमल के घर आता है। क्योंकि आलोक कोमल को अपने घर नहीं आने देना चाहता था, इसीलिए वो खुद ही अपनी बहनों के ससुराल चला आता है। रिया के हाथ में जो थाली थी उसमें कई सारी मिठाई, महंगी वाली राखी और भी कई कीमती चीजें थी और कोमल के हाथ की थाली में एक 20 रुपए वाली राखी और थोड़ी मिठाई थी। तभी रिया आलोक को राखी बांधती है, जिसके बाद आलोक रिया को एक स्मार्टफोन गिफ्ट में देता है। वाह, इतना महंगा गिफ्ट भाई! जिसकी बहन इतनी खूबसूरत हो वो भाई तो अपनी बहन को कीमती तोहफा ही देगा ना। अच्छा मैं चलता हूँ रिया। भाई मुझे तो राखी बांधने दो। रहने दीजिए कोमल दीदी, मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है। आलोक, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। आलोक वहां से जाने लगता है। ये देखकर कोमल रोने लगती है। तभी रिया आलोक को रोक देती है। भाई ये लीजिए आपका गिफ्ट और मुझे मेरी राखी वापस कीजिए। क्या? जब आपकी नजर में आपकी बड़ी बहन की इज्जत नहीं है तो मैं ऐसे इंसान को कभी अपना भाई नहीं मान सकती, जो इंसान का रंग रूप देखकर रिश्ते निभाता है। मैं आप सबसे भी एक बात कहना चाहती हूँ। शादी के पहले दिन से मेरी बहन को आप सब हिरकत भरी निगाहों से देख रहे थे। उसे घर में नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या काले रंग वालों का इस संसार में कोई वजूद नहीं है? आपका रंग गोरा है तो आप इंसान हैं, और काले रंग वाले लोग क्या इंसान नहीं होते? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं होती? भाई ये तो फिर भी पराई है, पर आप तो कोमल दीदी के सगे भाई हो ना। आप ही अपनी बहन के साथ ऐसी? शर्म आती है मुझे आप सबको अपना कहते हुए। अरे इतनी ही नफरत है अगर आप सबको काले रंग से, तो अपने सरों के बाल भी सफेद कर लो ना। काले रंग के कपड़े पहनना भी छोड़ दो। हम इंसानों का रंग तो भगवान की देन है ना। फिर इसमें हम और आप फर्क करने वाले कौन होते हैं? चलिए दीदी, हम ऐसी छोटी और बुरी सोच रखने वाले लोगों के साथ नहीं रहेंगे। रिया की बातें सुनकर सबका सर शर्म से नीचे हो जाता है। रुक जा बहू, कोमल बहू हमें माफ कर दे। काले और गोरे रंग के भेदभाव में हमने तुझ पर बहुत जुल्म किया। आज रिया बहू की बातों से हमारी आंखें खुल गई। हमें माफ कर दे कोमल बहू। उसके बाद एक एक करके सब कोमल से माफी मांगते हैं और उस दिन से कोमल सबके लिए चहीती बन जाती है और आलोक कोमल से खुशी खुशी राखी बंधवाता है। उसके बाद ससुराल में सब कोमल के साथ खुश रहने लगी और कोमल एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगी। नीलम के परिवार में उसकी एक बहू, 2 बेटे, पति और एक बेटी थी। माँ जी, ये वाली साड़ी मैं आपके लिए खरीद कर लाई हूँ, देवर जी की शादी के लिए। कैसी रहेगी? बहू ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन अभी से ही शादी की शॉपिंग तूने क्यों शुरू कर दी है? माँ सिर्फ 3 महीने बाकी हैं और आप देखना ये टाइम भी यूं ही बीत जाएगा। कह तो कुछ कुछ ठीक ही रही है। नीलम के छोटे बेटे की भी शादी की तारीख तय हो चुकी थी।
और आंखों ही आंखों में ये 3 महीने भी बीत गए और नीलम के छोटे बेटे विवेक की भी दिव्या नाम की लड़की से शादी हो गई। शादी के बाद दोनों देवरानी जेठानी ने घर के कामों और जिम्मेदारियों को बखूबी संभाला। दिव्या, आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो क्या आज शाम का खाना तुम बनाकर तैयार कर लोगी? हाँ बिल्कुल दीदी, तुम्हारा शुक्रिया। दिव्या और आरती बिल्कुल छोटी बड़ी बहन की तरह रहती थी। वो दोनों सभी कामों को मिल बांट कर करती थी। उन दोनों के पति शहर से बाहर काम किया करते थे। आरती दीदी, ये लीजिए खाना। अरे तुम्हें कमरे में मेरा खाना लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तेरी तबीयत सही नहीं है। अरे माँ, आप लेटी रह, मैंने डॉक्टर को बुलाया है। अरे माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर। आरती जैसे ही खड़ी होने को हुई उसे जोर का चक्कर आ गया। दीदी संभल कर, तू बिस्तर से मत उठना, बस डॉक्टर आता ही होगा। अभी दिव्या अपनी जेठानी को संभाल ही रही थी कि तभी दिव्या का भी जी मचलाने लगा और वो जल्दी से भागती हुई बाथरूम में चली गई और वहां जाकर उल्टियां करने लगी। हे भगवान, क्या दोनों को ही कोरोना वायरस लग गया? कुछ देर बाद डॉक्टर आ गया और उनका चेकअप करके पता चला कि वो दोनों बहू गर्भवती हो चुकी हैं। सीरियसली? तो मतलब अब मैं एक साथ 2-2 बच्चों की बुआ बनने वाली हूँ? और मैं दादा। अरे वाह। अरे दामिनी, जरा ये खुशखबरी इन दोनों बच्चों के होने वाले बाप को भी सुना दे। जी माँ। दामिनी ने जल्दी से अपने दोनों भाइयों के पास फोन मिला दिया। सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे और सभी की आंखों में नए नए सपने जाग रहे थे। क्या छोटी, तू सच कह रही है? अरे मैं कल ही आ जाऊंगा। गोपाल भाई को ये खबर कैसी लगी? गोपाल भाई तो इतने खुश हैं कि वो अभी ही आने की तैयारी कर रहे हैं। सच? ठीक है भैया, जल्दी आ जाना। नीलम ने बात करके फोन रख दिया। अगली सुबह दोनों भाई बस से अपने अपने घर आने को निकल गए। मैं तो अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने लेकर जा रहा हूँ। मैंने तो कुछ नहीं खरीदा। अच्छा देख, यहाँ पर ऐसी खाने पीने की बहुत सारी चीजों की दुकान है, तो तू यहीं से कुछ खरीद ले। सही कहा। विवेक बस से उतरकर दुकान के अंदर चला गया कि तभी वहां पर एक बड़ा सा ट्रक जिसके ब्रेक्स फेल हो गए थे वो बस से टकरा गया और सभी लोग एक ही झटके में भगवान को प्यारे हो गए। घर आकर जब ये खबर विवेक ने सबको बताई तो घर में कोहराम मच गया। सभी रो रहे थे कि तभी रोते रोते नीलम बोल पड़ी। ये सब कुछ इस आरती और इसके बच्चे की वजह से हुआ है। ये और इसका बच्चा दोनों ही मनहूस है। बस करो माँ, मेरे बच्चे के बारे में ऐसे शब्द निकालने का आपको कोई हक नहीं है। मेरे पति के जाने में मेरे बच्चे का क्या कसूर है? और वैसे भी ये बच्चा मेरे गोपाल जी की ही परछाई है और मेरे जीवन का सहारा है। आरती ऐसे बोलकर जोर जोर से रोने लगी। बेचारे गोपाल का खून से तरबतर आधा अधूरा शरीर ही पुलिस को मिल पाया था। उन सभी ने उसी शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। अब गोपाल की मौत को लगभग 3 महीने बीत चुके थे और इसी के साथ बहुओं की प्रेगनेंसी के महीने भी बढ़ रहे थे। दिव्या बहू, ओ बहू। जी माँ। बहू, आज तुझे चेकअप कराने जाना था। हाँ माँ, बस आरती दीदी आ रही हैं, फिर एक साथ चेकअप के लिए चले जाएंगे। उस विधवा का साया भी तुझे या तेरे बच्चे को नहीं छूना चाहिए, तो फिर तू क्यों उस मनहूस के साथ जा रही है? माँ, दीदी का बच्चा या फिर वो खुद भी कोई अपशगुनी नहीं है। भैया की बस मौत आ रही थी तो वो चले गए। इस बारे में दीदी या उनके होने वाले बच्चे को दोष देना बिल्कुल भी सही नहीं है। भाभी, आप इस बारे में माँ को मत सिखाइए। तभी पीछे से आरती भी आ गई। दामिनी, इन सब मामलों में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बच्चा मेरे भैया को ले गया और मैं कुछ ना बोलूं? दामिनी, भाभी, सिर्फ आपकी ही वजह से हमने इस मनहूस को घर में रखा हुआ है, वरना अगर आप इनका साथ ना देती तो हम इन्हें कभी का इस घर से बाहर कर देते। छोड़ दामिनी ये बातें, इस पागल के भी कुछ समझ नहीं आता है। दोनों माँ बेटी ऐसे ही बोलते हुई चली गई। आरती दीदी, इन लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। जानती हो तो चलो जल्दी से अपना मूड सही कर लो और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ओके? दिव्या आरती को अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। रोज ही घर में आरती और उसके बच्चे को लेकर नोकझोंक होती रहती थी और ऐसे ही चलते हुए अब दोनों बहुएं अपने 9वें महीने में कदम रख चुकी थी। नीलम ने 9वां महीना लगते ही अपनी छोटी सुहागन बहू दिव्या की बहुत ही अच्छे से गोद भराई करवाई। माँ, मेरी तो गोद भराई का फंक्शन हो गया, लेकिन आरती दी। बस, विधवाओं को ये सब करने का हक नहीं होता है। उसकी जिंदगी के रंग उसके सुहाग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। अपनी देवरानी की ऐसी गोद भराई होते हुए देखकर आरती को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो बेचारी कुछ नहीं बोली। परिवार की नफरत आरती के लिए अभी भी कम नहीं हुई थी।
ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक रात आरती को डिलीवरी पेन शुरू हो गया। सभी घबरा कर आरती के कमरे में चले गए और उसे डॉक्टर के पास ले गए। घबराइए नहीं दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस भाग दौड़ में दिव्या खुद की कंडीशन को बिल्कुल भूल ही गई थी। तेज तेज चलने की वजह से वो भी दर्द से कराहने लगी। और दिव्या और आरती एक ही रात में बड़े ही सुंदर सुंदर से बेटे और बेटी को जन्म देते हैं और उसके बेटे की शक्ल बिल्कुल गोपाल से मिलती थी। दिव्या की बच्ची भी फूल सी नाजुक और बहुत ही खूबसूरत थी। सभी आरती के बच्चे को देखकर इमोशनल हो गए। इसकी शक्ल कितनी ज्यादा मेरे गोपाल से मिल रही है। जरा मेरे बेटे की आखिरी निशानी को मुझे भी गोद में दे दो बहू। नीलम ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया तो वो मुस्कुराने लगा। कहते हैं कि बच्चों की मासूम हंसी बड़े से बड़े मुजरिम को पिघला देती है। बस वही नीलम के साथ भी हुआ। अपने पोते को गोद में लेकर वो पूरी पिघल गई। बहू मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं बहुत गलत थी। इस बच्चे को गोद में लेते ही मुझे मेरे गोपाल का एहसास हो रहा है। ये कोई अभिशाप नहीं, मेरा गोपाल है। अभी तक मैंने तुझसे जो भी बुरा बर्ताव किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। माफी मत मांगो माँ, मैं जानती थी कि ये बातें आपसे आपके बेटे को खोने का दुख निकलवा रहा है। ये बच्चा मेरे गोपाल जी की ही निशानी है और हमारे घर का नया मेहमान। सही कहा। पूरा परिवार गोपाल को याद करके रो पड़ा। 2 दिनों बाद जब दोनों बहुएं घर आ गई तो नीलम ने बड़े ही अच्छे से उनका स्वागत किया और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। Thanks for watching